गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे आरबीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखो, मैटर की 3 स्टेट्स होती है, हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन स्टेट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमें पता है सॉलिड्स की या फिर लिक्विड्स की या गैसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम मैटर की इन स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ओनली मैटर की जो सॉलिड स्टेट है उसके बारे में स्टडी करनी है। तो सॉलिड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम जानते हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स की शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनिट होता है। उसके अलावा दूसरी बात हमें पता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस is minimum and interparticle forces are very strong in solids। सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होती है, दैट मीन्स जिन पार्टिकल्स से सॉलिड बना है उन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो तो मिनिमम होती है, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी हमें पता है सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, दीज हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। आ रही है बात समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पर मूव नहीं करते हैं। दैट मीन्स उनमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती है, वो केवल अपनी मेन पोजीशन पे क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। तो क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स in solids can only vibrate to their mean positions। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं, उनमें किसी टाइप की ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो है जब सॉलिड्स को टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग दीज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड्स को हीट करने पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड द टेम्परेचर एट विच दीज कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जब सॉलिड्स को हीट दी जाती है या बोल लो टेम्परेचर दिया जाता है तो क्या होता है? वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और जिस टेम्परेचर पर वे लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और बात करो अगर इस प्रोसेस की कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग का प्रोसेस। दैट मीन सॉलिड की क्या हो रही है? मेल्टिंग हो रही है। सॉलिड मेल्ट हो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड की, जिनके बेसिस पे हम सॉलिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैटर की सॉलिड स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में
अब बारी आती है जब सॉलिड को आइडेंटिफाई कर लिया तो सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन। और जो सॉलिड के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे वो यहाँ पर दो टाइप से देखेंगे। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल जिनसे सॉलिड बना हुआ है, ठीक है, जिन भी पार्टिकल्स से कोई सॉलिड बना हुआ है उन पार्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोला जाता है, जिन पार्टिकल्स से सॉलिड बना होता है, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, और इस बेसिस पर सॉलिड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एक होते हैं एमोर्फस सॉलिड। अब वन बाय वन इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तो इनके लिए क्या बोला जाता है? इन दीज सॉलिड्स पार्टिकल्स, और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in order up to long range, due to which these have definite crystal structure, definite crystal structure। इस टाइप के सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स का ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है, और वो ऑर्डर में अरेंजमेंट कहाँ तक होता है? एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है। दैट मीन्स इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, पार्टिकल्स जो हैं एक के बाद एक कंटिन्यू एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, और ये ऑर्डर जो है कंटिन्यूसली लॉन्ग रेंज में चलता रहता है। मतलब पूरे क्रिस्टल में ये ऑर्डर क्या होता है? एक जैसा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद पार्टिकल इस तरीके से अरेंज होंगे। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? ऑर्डर में होता है और लॉन्ग रेंज होता है। दैट मीन पूरे क्रिस्टल में वो अरेंजमेंट क्या रहता है? सेम रहता है। इस अरेंजमेंट की वजह से इन सॉलिड्स की जो शेप होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और डेफिनिट होती है। क्लियर है? बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो इन सॉलिड्स के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं डायमंड को, या ले सकते हो सिलिका को, या ले सकते हो क्वार्ट्ज को, या ले सकते हो NaCl को, एट्सेट्रा। इन सब में क्या होता है? पार्टिकल्स का ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज तक। इस वजह से ये कैसे होते हैं? डेफिनिट शेप में होते हैं, डेफिनिट क्रिस्टल शेप में होते हैं, इसलिए इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद में जो सेकेंड टाइप का सॉलिड है वो है एमोर्फस सॉलिड। जो सेकंड है वो कौन सा है? एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड के लिए क्या बोला जाता है? देखो, इस टाइप के सॉलिड्स में भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑर्डर में होता है, बट उस ऑर्डर की जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू शॉर्ट रेंज। पार्टिकल्स ऑर्डर में तो अरेंज होते हैं, बट उनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है। पार्टिकल्स आर अरेंज इन ऑर्डर बट अप टू शॉर्ट रेंज, ड्यू टू विच these have indefinite geometry or shape, we can also say indefinite shape। इस वजह से इनकी शेप क्या होती है? इंडेफिनिट होती है। किस वजह से? बिकॉज इनमें पार्टिकल्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं बट शॉर्ट रेंज में अरेंज होते हैं। दैट मीन्स पार्टिकल्स इस तरीके से, कुछ पार्टिकल अरेंज हुए, फिर बीच में कुछ पार्टिकल्स का ऑर्डर गड़बड़ हो गया, फिर कुछ पार्टिकल्स अरेंज होंगे, फिर कुछ पार्टिकल्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से इनमें पार्टिकल्स ऑर्डर में तो अरेंज होते हैं, बट वो जो ऑर्डर होता है वो बहुत शॉर्ट रेंज में होता है। देख सकते हैं हम इसके डायग्राम से, ठीक है। ऐसे क्रिस्टल्स को क्या बोला जाता है? ऐसे सॉलिड क्रिस्टल्स को एमोर्फस सॉलिड बोला जाता है, या फिर इन्हें
नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी इनको कहा जाता है। आ रही होगी बात समझ में। इन सॉलिड्स के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इनके एग्जांपल्स में हो गया ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, इसके अलावा टेफलॉन एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब एग्जांपल्स हैं एमोरफस सॉलिड के या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की या नॉन क्रिस्टलाइन और एमोरफस सॉलिड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन डिफरेंस के साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि हम डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे किसको, क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड को, और जो इनके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ है, डेफिनेशन के अलावा जो अदर प्रॉपर्टीज़ है वो भी वहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड। इज दैट क्लियर? सबसे पहले बात करो, देखो डिफरेंस लिखने का हमेशा ये पैटर्न होना चाहिए। एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लिया, एक तरफ एमोरफस सॉलिड लिख लिया, और बीच में चीन की दीवार डाल दी हमने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शेप क्या होती है? डेफिनिट होती है। ठीक है, डेफिनिट शेप, पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, दीज सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप और डेफिनिट क्रिस्टल शेप। ठीक है, एमोरफस सॉलिड्स जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है? इनडेफिनिट होती है, इनडेफिनिट शेप। इसके बाद में नेक्स्ट बात करो डेफिनिट शेप क्यों होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज। पार्टिकल्स ऑर्डर में अरेंजमेंट होते हैं लॉन्ग रेंज तक, मतलब पूरे क्रिस्टल में वो अरेंजमेंट, वो ऑर्डर जो है सिस्टमेटिक, वो मेंटेन रहता है, इसलिए इनकी डेफिनिट शेप होती है। और एमोरफस सॉलिड में क्या होता है? ऑर्डर में तो होते हैं बट वो अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में एक जैसा नहीं होता है, बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर अप टू शॉर्ट रेंज। पार्टिकल्स का ऑर्डर में अरेंजमेंट तो होता है बट शॉर्ट रेंज तक होता है, पूरे क्रिस्टल में एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इनकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है? इनडेफिनिट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बोल लो, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये वाली साइड जो है क्रिस्टलाइन की बात हो रही है, ठीक, समझ में आ रहा होगा, और ये नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं। ठीक है, दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सपोज कितना है? 100 डिग्री है, तो पूरा का पूरा सॉलिड जो है 100 डिग्री पर किस में? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं? मेल्टिंग करते हैं, इसलिए बोला जाता है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? शार्प होता है। जबकि अगर बात करूँ मैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो दीज हैव ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड होता है, मतलब एक रेंज में होता है। रेंज का मतलब समझ सकते हो, जैसे जब किसी एमोरफस सॉलिड को मैं हीट करूँगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो ये एक रेंज में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे सपोज़ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो 100 से 102, इस तरीके से एक रेंज में होता है। ठीक है, यहाँ तो पर्टिकुलर 100 है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर एक रेंज होती है, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा 100 टू 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ब्रॉड होता है, डेट मीन्स एक रेंज में होता है, जबकि इनका शार्प होता है, मतलब एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट जो बात है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उन्हें ट्रू सॉलिड्स भी बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स या फिर रियल सॉलिड भी बोल सकते हैं, किसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। जबकि जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके लिए क्या बोला जाता है? देखो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स
और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इनको सूडो सॉलिड्स भी या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। आ रही होगी बात समझ में। अब यहाँ पर इनको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हम जो डिफरेंस है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में देखो मैंने जो लाइन खींची थी वो तो छोटी पड़ गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक दो डिफरेंस और है। ठीक है, उसके बाद में देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी नेचर बोली जाती है कि ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। दीज आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ये जो सॉलिड्स होते हैं ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अभी एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद में बात करो अगर एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन की, तो इनके लिए बोला जाता है दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये जो सॉलिड्स होते हैं एमोर्फस टाइप के, ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। ठीक, तो ये कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की और एमोर्फस सॉलिड की, जिनको हमने डिस्कस भी कर लिया और साथ में क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड को डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में देखो दो वर्ड यहाँ पर आए हैं, एक तो सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड किसको बोला जाता है, एमोर्फस सॉलिड को क्यों बोला जाता है ये हम समझेंगे। और दूसरी जो बात है एनाइसोट्रोपिक नेचर और आइसोट्रोपिक नेचर क्या होती है इसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम इनको क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है व्हाट आर सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है व्हाई एमोर्फस सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। ठीक है, जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड होते हैं इनमें टाइम के साथ साथ स्लोली इसके पार्टिकल्स के मोशन करने की नेचर होती है। इस नेचर की वजह से इनको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। बिकॉज हमें पता है अगर कोई रियल सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स कभी भी मूव नहीं करते हैं, बट इनके पार्टिकल्स टाइम के साथ में टेम्परेचर मिलने की वजह से मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, सूडो सॉलिड बोला जाता है या सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे पार्टिकल्स ऑफ दीज सॉलिड्स, दीज मतलब एमोर्फस सॉलिड, पार्टिकल्स ऑफ दीज सॉलिड्स मूव स्लोली, या बोल सकते हो हैव टेंडेंसी टू मूव स्लोली। ड्यू टू दिस रीजन these are called pseudosolids और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, pseudosolids और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्लियर है बात। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स की स्लो मोशन करने की नेचर होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इसलिए इन्हें सूडो सॉलिड बोला जाता है या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो जो विंडोज़ में या डोर्स में जो ग्लास लगे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड होते हैं। और जब इनको कुछ टाइम के बाद देखोगे, जैसे किसी नई विंडो को तुम 5-6 महीने बाद या साल भर बाद देखोगे, तो उस विंडो में जो ग्लास है उस ग्लास की नीचे की विड्थ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू अपर विड्थ की। क्यों हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स स्लोली मोशन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में हम क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ ग्लास, पार्टिकल्स मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी आयन्स हैं या जो भी कुछ चीज़ है जिनसे ग्लास बना हुआ है उनको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ ग्लास मूव स्लोली फ्रॉम अपर टू लोअर साइड। ये किसके लिए बोला है मैंने, विंडो के ग्लास के लिए बोला है। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ अपर टू लोअर साइड। तो पार्टिकल्स ऑफ ग्लास मूव स्लोली फ्रॉम अपर टू लोअर साइड इन अ विंडो,
ठीक है, विंडो में जो ग्लास लगा हुआ है एमोर्फस सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, टाइम के साथ में स्लोली मूव करते हैं। ठीक है, और स्लोली मूवमेंट की नेचर की वजह से ही इनको क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है या फिर शूडो सॉलिड्स बोला जाता है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में जो दूसरी बात थी एनाइसोट्रोपिक नेचर, तो उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज़ एनाइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपिक नेचर। एनाइसोट्रोपी बोल लो या फिर एनाइसोट्रोपिक नेचर बोल लो, तो ये क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो जो एनाइसोट्रोपिक नेचर होती है, एनाइसोट्रोपी जो होती है वो कौन शो करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, ये तो मैंने बता दिया। अब होती क्या है, तो देखो इसको समझते हैं हम। ठीक है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ठीक है, वैल्यूज ऑफ different physical properties फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड different in different directions। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जब किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को तुम अलग अलग डायरेक्शन से, डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यूज़ आती है वो भी क्या आती है, डिफरेंट आती है। ठीक है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स different physical properties are obtained in different direction, या बोल सकते हो values of physical properties in a different direction obtained different। ठीक है, so these solids are called anisotropic solids and this nature is called anisotropy। this nature is called anisotropy। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ, एनाइसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब हुआ जब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलती है। ठीक है, इस नेचर को ही क्या बोला जाता है, एनाइसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपिक नेचर बोला जाता है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, दो टाइप के सॉलिड क्रिस्टल में लेता हूँ। एक पार्टिकल्स को तो मैं इस तरीके से वाइट स्फीयर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई सॉलिड क्रिस्टल है जिसमें पार्टिकल्स अरेंज्ड है इस तरीके से। ये कुछ पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक तो वाइट टाइप के पार्टिकल हैं और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनको मैं येलो टाइप से बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बीच में दूसरे येलो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऑर्डर में होता है, लॉन्ग रेंज में होता है। तो ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करता हूँ, तो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेज़र करूँगा उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सपोज मैं अलग अलग ले लेता हूँ। जैसे कि एक बार तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में मेज़र कर रहा हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी डायरेक्शन, और एक बार मैं फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ये कोई अदर डायरेक्शन है, कौन सी बोल दी इसको मैंने, सी डी डायरेक्शन बोल दिया। ठीक है, तो देखो जब ए बी डायरेक्शन में मैं किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र कर रहा हूँ तो यहाँ पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग टाइप का है। जैसे देखो पहले दो वाइट पार्टिकल है, फिर दो येलो पार्टिकल है, फिर दो वाइट पार्टिकल है, फिर येलो पार्टिकल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो इस डायरेक्शन में अलग है, इसलिए यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग मिलेगी, बिकॉज पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग टाइप का है।
ठीक है। तो वहाँ पर नेचर भी अलग होगी बॉन्ड्स वगैरह की, ठीक। जबकि अगर मैं बात करूँ सी डी डायरेक्शन की, तो सी डी डायरेक्शन में तुम देख सकते हो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप है, एक येलो पार्टिकल, एक वाइट पार्टिकल, फिर एक वाइट पार्टिकल, एक येलो पार्टिकल, इस तरीके से, ठीक है। जबकि यहाँ पर सेम पार्टिकल है, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर की जाएगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक। तो सिंपली क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर किया जाता है तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलेगी। इस नेचर को ही क्या बोला जाता है, एनाइसोट्रोपिक नेचर बोला जाता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो जो मैंने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, या फिर उनकी नेचर कैसी होती है, एनाइसोट्रोपिक होती है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए तुम, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। और अगर बात करूँ एमरफस सॉलिड की, तो उसमें मैंने बोला था ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। तो आइसोट्रोपिक नेचर इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स किसी भी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर लो, वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है आइसोट्रोपिक नेचर, और एनाइसोट्रोपिक नेचर हम समझ चुके हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक। उसके अलावा देखो, जब हमने डिफरेंस देखे तो डिफरेंस में एक चीज़ हम और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एक और बात अगर हम जानना चाहें तो ये भी जान सकते हैं। देखो इसको अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि ये हाईलाइट भी हो जाएगी। वो बात क्या है, जब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कूलिंग कर्व्स होते हैं, कूलिंग कर्व वो कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। मतलब बीच बीच में ब्रेक हो जाते हैं, किनके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। जबकि अगर मैं बात करूँ एमोर्फस सॉलिड के कूलिंग कर्व्स की, तो एमोर्फस सॉलिड के जो कूलिंग कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब कूलिंग कर्व क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लो। तो कूलिंग कर्व होते हैं जब भी किसी लिक्विड को, ठीक है, या बोल लो किसी सॉलिड को तुमने मेल्ट किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब जब लिक्विड को तुम वापस से फ्रीज करोगे तो क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, उसे कूल करोगे, ठीक। उस सिचुएशन में टाइम के साथ टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है वही कूलिंग कर्व है, ठीक है। तो देखो सिंपली, जैसे मान लो ये मैं कोई कर्व बना रहा हूँ, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ठीक है। तो टाइम के साथ में अगर मैं कूलिंग कर्व देखूँ किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, कूलिंग कर्व देखने का मतलब है टाइम के साथ में तुम क्या करोगे, फ्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का लिक्विड फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक। बट इसके लिए क्या होता है, देखो जैसे क्या होगा, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तुमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, अब उस लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करोगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सिस्टम मेरे को अभी चलाना कम आता है तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखो टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, अब डिक्रीज़ कर रहे हो, उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे ये जो लिक्विड अब सॉलिड में कन्वर्ट होने की नेचर रखेगा। तो जब तक पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब जब पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो वापस से क्या होने लग जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कर्व किस तरीके का आया, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर सॉलिड जो लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, अब वापस से क्या होने लगता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कैसा कर्व मिला, ये एक डिसकंटिन्यूअस कर्व मिला हमें। किस टाइप का कर्व मिला, डिसकंटिन्यूअस कर्व मिला, ठीक है। तो सिंपली कूलिंग कर्व क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को तुमने लिक्विड कन्वर्ट किया है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो उस लिक्विड का टेम्परेचर के साथ में जो रिलेशन देखोगे सिंपली वो कूलिंग कर्व है। मतलब सिंपली हम बोल रहे हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिक्विड को हम कूल करके वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे हम टाइम के साथ टेम्परेचर का रिलेशन देख रहे हैं, तो वो कूलिंग कर्व है। और कूलिंग कर्व कैसा मिला, डिसकंटिन्यूअस मिला। जबकि अगर बात करूं इसी कूलिंग कर्व की एमोर्फस सॉलिड में, तो एमोर्फस सॉलिड में अगर मैं बात करूं तो वही टेम्परेचर और टाइम के बीच में अगर मैं कर्व देखूं, ठीक है, ऊपर की साइड पे एरो, इसका मतलब ऊपर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे आओगे तो टेम्परेचर कम होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा सॉलिड लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगेगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। बट
टेम्परेचर में जो डिक्रीज है वो कंटिन्यूस होता रहेगा, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट भी होता रहेगा और टेम्परेचर भी कम होता रहेगा। तो इसका जो कर्व मिलेगा इस तरीके से कैसा मिलेगा, कंटिन्यूस कर्व मिलेगा, इसमें कहीं भी किसी टाइप का ब्रेक नहीं है। ठीक, तो ये एक चीज़ और एडिशनल तुम जोड़ सकते हो कूलिंग कर्व वाली बात, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके कर्व डिसकंटिन्यूअस होते हैं और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके कूलिंग कर्व कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। आ रही होगी बात यहाँ तक समझ में? इज़ दैट क्लियर? ओके, हैव अ गुड डे।